चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एच लिमिटेड एक्वायर्ड इक्विटी शेयर्स ऑफ एच लिमिटेड एंड लिस्टेड कंपनी इन 2 ट्रांचेस एज मेंशन्ड इन दी बिलो टेबल। तो 2 ट्रांचेस हैं, मतलब पहले बार 15% एक्वायर किया, तो दिस इज स्टेप 1। बट इसमें कंट्रोल नहीं आया, तो डेट ऑफ एक्विजिशन तो ये नहीं होगी, 1 नवंबर डेट ऑफ एक्विजिशन नहीं हो सकती, बिकॉज कंट्रोल आया नहीं, तो फिर कैसे एक्विजिशन डेट कह सकते हैं इसको। फिर जनवरी में हमने 45% और एक्वायर कर लिया, तो जैसे ही हमने 45 एक्वायर किया, ये कितना हो गया, एग्जैक्टली 60% हो गया। तो 60% होने से ये हुआ कि जनवरी में हमको आ चुका है एस लिमिटेड के ऊपर कंट्रोल, यानी 1 जनवरी 2021 विल बी कंसीडर्ड एज डेट ऑफ एक्विजिशन। अब ये कह रहा है कि कैसे शेयर्स खरीदे। शेयर्स वर परचेज्ड बेस्ड ऑन द कोटेड प्राइस ऑन द स्टॉक एक्सचेंज ऑन द रेलेवेंट डेट्स। लिस्टेड कंपनी है तो जो भी कोटेड प्राइस आ रहा है उसके ऊपर उठा लिया सामने वाली कंपनी को, है ना। अब देखिए, बोथ द अबव मेंशन्ड कंपनीज हैव रुपीज एज देयर फंक्शनल करेंसी। तो रुपीज जो है वो उनकी फंक्शनल करेंसी है यहाँ पर। ठीक है भाई, अच्छी बात है। इसके बाद में यहां पर ये कह रहा है कि कॉन्सिक्वेंटली एच लिमिटेड एक्वायर्ड कंट्रोल ओवर एस लिमिटेड ऑन 1 जनवरी। इन्होंने भी बता दिया है कि जनवरी में कंट्रोल आया है, और फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट। ये हमारी बैलेंस शीट है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बैलेंस शीट में हमारे पास में कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू अलग अलग चीजों की दे रखी है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। नाउ बैलेंस शीट तो चलो ठीक है, बैलेंस शीट के बाद में अपने को जो इंपॉर्टेंट बातें पढ़नी है वो है एडजस्टमेंट्स। कहता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इन दी अबव बैलेंस शीट इंक्लूड लीज होल्ड मोटर व्हीकल्स हैविंग कैरिंग वैल्यू ऑफ 1 करोड़ एंड फेयर वैल्यू ऑफ 1.2 करोड़। द डेट ऑफ इंसेप्शन ऑफ द लीज वाज 1 अप्रैल 20x0। On the inception of the lease, S Limited had correctly classified the lease as a finance lease. However, if facts and circumstances as on 1 April 20x7 are considered, the lease would be classified as an operating lease. अब देखिए दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक बात बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ये जो लीज वाली बात है, मतलब यहाँ पर ये कंपनी ने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो है बैलेंस शीट में इसके पास है, इसने ये लीज पर ले रखे हैं। ठीक है। इनका ये कहना है कि जब ये ट्रांजैक्शन हुआ था उस समय ये ट्रांजैक्शन फाइनेंस लीज का था, लेकिन आज ये ऑपरेटिंग लीज जैसा है। तो मैं आपको पहले बता देता हूं, जैसे कि नवंबर 2018 का ये सवाल है। ठीक है, नवंबर 18 का क्वेश्चन है, हालांकि इन्होंने अभी तक इसको सही नहीं किया। मैं बताता हूं, नवंबर 18 में हमारा पुराना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लीज वाला एप्लीकेबल हुआ करता था। IFRS 16 उस समय नहीं आया था, इंड AS 116 उस समय एप्लीकेबल नहीं हो पाया था। तो दैट इज वाई ये एडजस्टमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। अगर ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में आता है तो ये चीज नहीं हो सकती, क्योंकि आपको सबको पता है, आप लीज पढ़ चुके हो, फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज जैसा अब कुछ नहीं रहा है एज फार एज द लेसी इज कंसर्न। और जब हमारे बैलेंस शीट में लीज की बात हो रही है तो हम लेसी ही होंगे, क्योंकि हमारे पास में एसेट्स है, इसलिए हम लोग लेसी हैं। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी लीज होल्ड एसेट्स होते हैं वो ROU मॉडल पे क्लासिफाई होने चाहिए। अब हालांकि इससे रिलेटेड इस क्वेश्चन में कोई भी डेटा जो है वो नहीं है, इसलिए भले ही चाहे इन्होंने ये बात यहाँ पे गलत लिख दी हो, फाइनेंस और ऑपरेटिंग, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर पे इंपैक्ट ही नहीं आएगा, बल्कि ये कोई प्रैक्टिकल पॉइंट ही नहीं है इस क्वेश्चन में। इसको अपने को नोट लगाकर थियोरटिकली ही डील करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसका अपने को स्टेप के अंदर नंबर जरूर मिलेगा इसके एक्सप्लेनेशन करने का। तो मैं आपको बता दूं, फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज जैसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, आप सब जानते हो, आपको खुद को भी पढ़कर ये पता ही चल गया होगा, क्योंकि फाइनेंस और ऑपरेटिंग ऑलरेडी अब खत्म हो चुके हैं। ठीक है। तो अगर अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ये एडजस्टमेंट नहीं आ सकता, ऐसा कोई एडजस्टमेंट नहीं आ सकता। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद में आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन में, जहां पे बात करता है कि ये कह रहा है अपने पास कि फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑफ एस लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 20x7। अब ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का स्टेटमेंट है, जहां पे पहले में क्या लिखा हुआ है, लॉसूट फाइल्ड बाय अ कस्टमर फॉर अ क्लेम ऑफ 2 करोड़, यानी 2 करोड़ रुपए का लॉसूट फाइल कर दिया। अब ये 2 करोड़ रुपए क्या देने पड़ सकते हैं, तो इनकी फेयर वैल्यू निकाली इन्होंने, तो फेयर वैल्यू आती है 0.5 करोड़।
अब कंटिंजेंट लायबिलिटी हम नॉर्मली तो बैलेंस शीट के नीचे ही शो करते हैं, ठीक है, बट सिंस ये बिजनेस कॉम्बिनेशन का ट्रांजैक्शन है, जहां पे मैंने आपको बताया भी था इंड एस 37 के हिसाब से कि कंटिंजेंट लायबिलिटी कुछ ऐसी होती है जो रिकॉर्ड आप सेपरेटली नहीं करते हैं, बट बिजनेस में जब बिजनेस को एक्वायर कर रहे हैं तो उसे रिकॉर्ड करना पड़ जाता है अपने को, ठीक है ना। तो इसकी जो फेयर वैल्यू है ये 0.5 करोड़ है, और कहता है इट इज नॉट प्रोबेबल दैट एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बेडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल द क्लेम। एनी अमाउंट विच वुड बी पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ लॉ सूट विल बी टैक्स डिडक्टिबल। कह रहा है कि प्रोबेबल नहीं है कि रिसोर्सेज का आउटफ्लो होगा, है ना, ये अभी प्रोबेबल नहीं है कि रिसोर्सेज का आउटफ्लो होगा, तो ये इसीलिए लिखा हुआ है ताकि आप इसको देखें, और यदि आपका वो प्रोविजन नहीं पढ़ा हुआ है तो आप इसको इग्नोर कर दें, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज का प्रोबेबिलिटी नहीं भी है तो भी इसे बिजनेस कॉम्बिनेशन के ट्रांजैक्शन में नेट एसेट्स वैल्यूएशन का पार्ट बनाया जाता है, क्योंकि हम सामने वाले बिजनेस को खरीद रहे हैं, तो हर एक एसेट्स लायबिलिटीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। दूसरी लायबिलिटी है इनकम टैक्स डिमांड से रिलेटेड, जो 7 करोड़ रुपए की है, टैक्स अथॉरिटी ने रेस करी है। एस ने चैलेंज किया डिमांड को, इसकी वैल्यू 2 करोड़ है, और यहाँ पे भी कोई आउटफ्लो जो है वो नहीं होगा, ठीक है। तो दो चीजें हो गई। अब कहता है इन रिलेशन टू द अबव मेंशन कंटिंजेंट लायबिलिटी एस लिमिटेड हैज गिवन एन इंडेमनिफिकेशन अंडरटेकिंग टू एच अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 1 करोड़। तो मैंने क्या कहा था, कोई लायबिलिटी वगैरह है तो उसमें इंडेमनिफिकेशन भी आपको मिल सकता है, तो यहाँ पे 1 करोड़ रुपए का इंडेमनिफिकेशन आपको मिल गया, ठीक है। 1 करोड़ रिप्रेजेंट द एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू ऑफ द इंडेमनिफिकेशन अंडरटेकिंग। जिस समय एक्विजिशन हुआ उसी समय 1 करोड़ रुपए उसकी फेयर वैल्यू है। एनी अमाउंट विच वुड बी रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव अंडरटेकिंग shall not be taxable. Tax base of the assets and liabilities of S Limited is equal to their respective carrying values being recognized in its balance sheet. ठीक है, टैक्स बेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ये वर्किंग हम लोग करेंगे। कैरिंग वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल इज 4 करोड़ रिप्रेजेंट इट्स फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल in accordance with relevant Ind AS. In consideration of the additional stake purchased by H Limited on Jan X7, it has issued to the selling shareholder of S Limited 1 equity share of H for every 2 share held in S. Fair value of equity shares of H Limited as on 1st January X7 is rupees 10,000 per share, और जनवरी X7 में H ने पे किया 50 करोड़ रुपीज कैश टू द सेलिंग शेयर होल्डर ऑफ एस लिमिटेड। एडिशनली ऑन 31 मार्च X9 एस लिमिटेड विल पे 30 करोड़ टू द सेलिंग शेयर होल्डर। मतलब डेफर्ड कंसिडरेशन हो गया, X7 के बाद में X9 को पे करेंगे तो, ठीक है। अच्छा, इसको इन्होंने कोई इवेंट से भी जोड़ दिया है, मतलब जरूरी नहीं पे करेंगे। कहता है इफ रिटर्न ऑन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च X9 इज मोर देन 25%, तो अब तो कंटिंजेंट हो गया, क्योंकि रिटर्न जितना होगा उसके बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा। रिटर्न मोर देन 25% से ज्यादा हुआ तो ये अमाउंट पे होगा, तो इसका मतलब ये कंटिंजेंट कंसिडरेशन हो गया, ठीक है। अगर ये पे करना होता तो डेफर्ड कंसिडरेशन हो जाता, मतलब पे करना ही है, कोई कंटिंजेंसी नहीं है, लेकिन किसी इवेंट पे इसको रिलेट कर दिया तो ये सीसी हो गया, कंटिंजेंट कंसिडरेशन हो गया। और इसका फेयर वैल्यू इन्होंने बताया है एक्विजिशन डेट पर, और एक्विजिशन डेट पर 22 करोड़, और बाद में दूसरा डेट क्या है 31 मार्च X7 को 23 करोड़। चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ द ऑब्लिगेशन इज एट्रीब्यूटेबल टू चेंज इन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस आफ्टर द एक्विजिशन डेट। तो डेट, एक्विजिशन डेट के बाद में फैक्ट सर्कमस्टांसेस बदलने की वजह से ये 1 करोड़ रुपए बढ़ गया। चलिए, कोटेड प्राइस आपका नवंबर, जनवरी और 31 मार्च को एस लिमिटेड के शेयर्स का इस प्रकार से दिया गया है। 31 मई 20X7 H Limited learned that certain customer relationship exist as on 1st Jan X7। देखिए, 31 मई को हमें पता चला कि कुछ कस्टमर रिलेशनशिप जो है वो 1 जनवरी को ही एग्जिस्ट करते हैं, जो रिकग्निशन क्राइटेरिया को भी मीट करते हैं इंटेंजिबल एसेट्स के, एज ऑन दैट डेट। अब दैट डेट का मतलब तो
क्या हो गया, जनवरी। एक्विजिशन डेट को ये इंटेंजिबल बुक होना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली were not considered during the accounting of business combination for the year ended 31st March X7. This is the important adjustment of this entire question. कहता है the fair value of such customer relationship as on 1st January X7 was rupees 3.5 crore. Assume that there are no temporary differences associated with customer relations. Consequently, there is no impact of income taxes on customer relations. On 31st May X7 itself, H Limited further learned that due to additional customer relationship being developed during the period 1st Jan to 31st March, the fair value of such customer relationship has increased to rupees 4 crore as on 31st March X7. तो भाई देखो बात ये है कि 31st मई हमको बाद में पता चला कि एडिशनल कस्टमर रिलेशनशिप जो है वो डेवलप हो गए जनवरी से लेकर मार्च तक के पीरियड में, और ऐसे कस्टमर रिलेशनशिप का जो फेयर वैल्यू है वो कितना है, 4 करोड़ रुपए। तो ये मेजरमेंट विंडो का एडजस्टमेंट है दोस्तों। हाँ, अब इसमें 2 पॉइंट है। ये मेजरमेंट विंडो का एडजस्टमेंट है, इंपॉर्टेंट है, और इसमें 2 पॉइंट है। एक पॉइंट तो ये रहा और दूसरा पॉइंट ये रहा। आपको ये सोचना है कि एक्विजिशन के बाद हम किसकी अकाउंटिंग रिट्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारे गुडविल या फिर जीबीपी या फिर एनसीआई, मतलब या फिर नहीं, गुडविल और जीबीपी इन दोनों में से तो कुछ एक होगा, और एनसीआई इनके ऊपर पक्का इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 31st December X7 को H Limited has established that it has obtained all the information necessary for the accounting of business combination and that more information is not obtainable. H and H Limited are not related parties. Ind AS फॉलो करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए। आईटी रेट 30% है, क्योंकि इसमें डेफर टैक्स के भी एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, इसलिए टैक्स रेट दे रखा है। तो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड योर डिटेल्ड रिस्पॉन्स टू द फॉलोइंग अलॉन्ग विद रीजनिंग एंड कंप्यूटेशन नोट्स। सबसे पहले इन्होंने पूछा कि गुडविल और बार्गेन परचेज गेन क्या होगा जब हम एक्विजिशन करेंगे। फॉर दिस पर्पज आप एनसीआई को पीएसएनए नहीं बल्कि प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स ऑफ एस लिमिटेड पे ले। तो एक ही बात हो गया ना, आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स का फेयर वैल्यू लेना है। ठीक है, आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स का फेयर वैल्यू अपने को यहां पर लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत होता नहीं है। गुडविल निकाल लेंगे। फिर कहता है विल द अमाउंट ऑफ एनसीआई और गुडविल या जीबीपी जो आपने रिकॉग्नाइज किया, क्या वो चेंज होगा 31 मार्च को? कैसी बातें करते हो सर, ये तो फिक्स होता है एक्विजिशन डेट को, बाद में तो चेंज नहीं होता कभी भी। चेंज सिर्फ एक परिस्थिति में होता है, मेजरमेंट विंडो के अंदर अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन आपने प्रोविजनली पहले अकाउंट फॉर किया है और मेजरमेंट विंडो में कोई ऐसी सूचना मिलती है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जो डेट ऑफ एक्विजिशन की वैल्यू को चेंज करने के लिए मजबूर करे, तो हम कहेंगे कि हाँ ये क्या है, मेजरमेंट विंडो का एडजस्टमेंट है, इसको रेट्रोस्पेक्टिवली हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तीसरी बात इन्होंने पूछी है कि कंटिंजेंट कंसिडरेशन का अकाउंटिंग आप कैसे करेंगे। चलिए तो बारी बारी कर कर सबसे पहले हम इनको बताते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं अपने लोग फर्स्ट वर्किंग बना लेते हैं। फर्स्ट वर्किंग में हम लोग क्या करेंगे भाई, देखो ऐसा है कि अपने को आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स जो है वो पता लगाने हैं कि कौन कौन से आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स हम खरीदने वाले हैं, राइट। तो ये इसकी बैलेंस शीट है और यहां पर हम लोग पहले लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हो गया पीपीई,
पीपीई के बाद में दूसरा अपना इंटेंजिबल एसेट्स है, फिर फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट है। इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश और नॉन करंट। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश और नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। फिर लाइबिलिटीज में करंट टैक्स लाइबिलिटी, प्रोविजन फॉर वारंटी, ट्रेड पेबल, या यहां से देख लीजिए, लाइबिलिटी सेक्शन से चालू कर लीजिए। बोरोविंग्स है, ट्रेड पेबल है टीपी, प्रोविजन फॉर वारंटी और करंट टैक्स लाइबिलिटी। प्रोविजन फॉर वारंटीज, करंट टैक्स लाइबिलिटी, ये तो वो सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं जो आपको बैलेंस शीट में दिख रहे हैं। ठीक है ना, इसमें तो आपको किसी को कोई डाउट नहीं होगा कि सर ये आपने क्यों लिखी है। आपको क्या लेना है, देखिए आपको मैं बता दूं कि जो भी फेयर वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे रखते हैं। तो ये देखिए, ये है हमारी फेयर वैल्यू, ये सारी की सारी जो भी फेयर वैल्यू होगी इसको हम लोग कंसिडर करेंगे। तो देखिए, कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू जो है वो दोनों लिख लीजिए आप यहाँ पे। उसके पीछे रीजन भी बताता हूँ आपको कि ऐसा क्यों करना है। एक बार के लिए आप कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू दोनों लिख लीजिए, यानी बुक्स के अंदर जितने पे ये पड़ी है और इनकी फेयर वैल्यू जो है वो भी आप यहाँ पे लिख लीजिए। तो फटाफट से उतार लेते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 40, इंटेंजिबल एसेट्स 20, 100, 20, 24, 4। फिर उसके बाद में 20, 28, 3 और 4, 20, 28, 3 एंड 4। कि यहाँ पे एक लाइन मैंने एसेट साइड में इसलिए छोड़ी है ताकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे अपन कुछ करेंगे, आप भी छोड़ के रखिएगा, और नहीं भी है तो आप ऊपर लिख लीजिएगा। ठीक है, कहीं भी लिख सकते हैं। ये एडिशनल चीज़ें, यानी बिजनेस कॉम्बिनेशन में हम जो चीज़ एडिशनल खरीद रहे हैं उसके लिए स्पेस हो गया ये। ठीक है, अब इनकी आप फेयर वैल्यू उतार दीजिए फटाफट से। देखिए 40 वाली जो चीज़ है उसकी फेयर वैल्यू है 90, फिर 30, 350, 20, इसका भी 20 है। फंक्शनल करेंसी कैश, इसकी फेयर वैल्यू 4 ही होनी है। नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, इसकी भी फेयर वैल्यू 4 ही होनी है। एंड 20, 28, 3 और 4, 20, 28, 3 और 4। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, एक अपना कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है। बिजनेस कॉम्बिनेशन में हम लोग कंटिंजेंट लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो कि है आपका 0.5 करोड़। ये रिलेटेड किससे है, लॉ सूट से रिलेटेड है, बराबर। और दूसरा एक इनकम टैक्स डिमांड है 7 करोड़ रुपए की, बराबर, जो टैक्स अथॉरिटी ने चैलेंज किया है और एस लिमिटेड ने भी चैलेंज किया है बराबर में, मतलब डिस्प्यूटेड है।
दोनों में यही लिखा हुआ है कि इट इज नॉट प्रोबेबल दैट एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बेडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल द क्लेम। बराबर। तो देखिए दोस्तों, यहां पर कंटिंजेंट लाइबिलिटी, जिसको मैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी recognized in business combination even though specifically not permitted by Ind AS 37। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। अगर ये मेरा खुद का बिजनेस होता तो मैं इसको नहीं रिकॉग्नाइज करता जब तक कि इसकी प्रोबेबिलिटी स्टेट, जो उसका प्रोबेबिलिटी जो है वो इंप्रूव नहीं हो, ये पेएबल के रूप में ना दिखे, ठीक है, तब तक मैं उसको बैलेंस शीट के नीचे ही दिखाता। बट सिंस दिस इज अ केस ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, और ये बिजनेस कॉम्बिनेशन का स्टैंडर्ड हमें साफ साफ कहता है कि भाई आपको कंटिंजेंट लायबिलिटी जो है वो बिजनेस कॉम्बिनेशन में रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी, तो आप इससे बच नहीं सकते। ठीक बात है। तो कितनी हो गई ये? 0.5 करोड़ तो लॉ सूट का और 2 करोड़ इनकम टैक्स डिमांड का, तो ये हो जाता है आपका 2.5 करोड़, जो बुक्स में तो नहीं है लेकिन फेयर वैल्यू इसकी 2.5 करोड़। अब कुछ लाइबिलिटीज को कॉम्पनसेट करने के लिए आपको ना एक व्यक्ति, वो जो सामने वाला अक्वायरी है वो आपको इंडेमनीफाई भी कर रहा है, तो एक इंडेमनिफिकेशन एसेट्स भी बुक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? इंडेमनिफिकेशन एसेट ये बुक करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा सर। इसकी क्या वैल्यू है? ये भी बुक्स में अवेलेबल नहीं है लेकिन इसकी फेयर वैल्यू कुछ 1 करोड़ रुपए बताई जा, फेयर वैल्यू इसकी 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और आई होप इसमें आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो सर, ये बात तो समझ में आ गई कि ये वो एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं जिनको हम अक्वायर करने जा रहे हैं। कैन आई से दीज आर द नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स। इनका अगर अपन टोटल कर लेंगे, अभी यहां पर अगर इनका टोटल कर लिया जाए, ठीक है, जहां लाइबिलिटीज जो है वो यहां से चालू हो रहा है ना, तो लाइबिलिटीज को माइनस में रख लीजिए आप, ठीक है, तो अपने पास में नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स आ जाएगा। बराबर है कि नहीं है? हाँ, तो लिख लीजिए एक बार, नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स। और मैं आपको बता दूं कि नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स में हम करेंगे कुछ एडजस्टमेंट। रीजन उसका ये होगा क्योंकि ये जो आप देख रहे हो नेट एसेट्स जो हम कैलकुलेट करेंगे वो फाइनल नहीं होगी, उसका पीछे आपको मैं रीजन बताऊंगा। तब तक के लिए आप इसका टोटल लगाइए। देखिए, बुक वैल्यू जो है उसका आपको करना क्या है, कोई लेना देना नहीं है। बुक वैल्यू छोड़िए, आप टोटल लगाइए फेयर वैल्यू, क्योंकि बुक्स के अंदर नए कंसोलिडेटेड सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आएगा फेयर वैल्यू वाला ही ये। तो 90 प्लस 30 प्लस 350 प्लस 49 माइनस 20 28 3 4 2.5। तो ये होता है अपना 461.5। दिस इज 461.5। अब यहां पर हमने कोई डेफर टैक्स एडजस्टमेंट नहीं किया, तो प्लस माइनस डेफर टैक्स एडजस्टमेंट। अगर डेफर टैक्स एसेट्स होगा तो हम डीटीए रिकॉर्ड करेंगे, और डेफर टैक्स लायबिलिटी होगा तो हम डीटीएल रिकॉर्ड करेंगे। अकॉर्डिंगली हमारा जो नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स है वो चेंज हो जाएगा, आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स। अब सर ये डेफर टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करें? ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है। इनकम टैक्स वाले, इनकम टैक्स वाले आपकी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को क्या बोलेंगे? आपके बुक्स में कितने का है? 40 रुपए का है। आप कह रहे हो उसकी फेयर वैल्यू 90 है, तो आप 40 की फेयर वैल्यू 90 कर लो, चाहे 40 की फेयर वैल्यू 4000 कर लो, इनकम टैक्स वालों को कोई लेना देना नहीं। वो इसका टैक्स बेस जो है
इसका एक टैक्स बेस निकालेंगे हम सब, हर हर एक चीज का टैक्स बेस निकालेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि उनकी नजर में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 40 रुपए का ही है। कितने रुपए का है? 40 रुपए का ही है। तो आप यहां पर 40 रुपए का प्रॉपर्टी प्लांट टैक्स वालों की नजर में आपको यहां पर कंसीडर करना है। और ये जो 50 रुपए आपने पीपी बढ़ा दिया, 50 रुपीज का आपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बढ़ा दिया, 50 रुपीज से बढ़ा दिया ना, कि 40 से 90 का फेयर वैल्यू होने का मतलब 50 रुपए आपने बढ़ा दिए। तो ये 50 रुपए जो है, ध्यान से देखिएगा, हाँ, तो इसमें जो आपने ये 50 रुपए बढ़ाए हैं, इस 50 रुपए बढ़ाने से होगा क्या, आपका पीपीई बढ़ जाएगा और फ्यूचर में आप एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। मतलब आप अपने पीपीई को डेप्रिशिएट करेंगे 90, इनकम टैक्स वाला डेप्रिशिएट कितना करेगा? वो तो बोलेगा 40, 40 के बाद में डेप्रिसिएशन देना ही बंद कर देगा वो। तो कहने का मतलब फ्यूचर में क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा इस पर्टिकुलर फेयर वैल्यूएशन का? फ्यूचर में कॉन्सिक्वेंसेस ये होगा कि ये एक एसेट्स है, ये एक एसेट्स है जिसका टैक्स बेस, राइट, इज लेस देन कैरिंग अमाउंट, या फिर कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस। ये तो हो गया रटना। मैं आपको बता सकता हूं, ये फॉर्मूले हैं कुछ 2-3 जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि भाई क्या डीटीए डीटीएल बनना है। तो लॉजिकली सोच के देखना भी आप कि हमारा जो बुक्स के अंदर कैरिंग अमाउंट है, वो तो इस समय देखिए 40, 20, 100 ये सब है। लेकिन जब हम एक्विजिशन कर लेंगे तो ये जो फेयर वैल्यू है, इन फेयर वैल्यू से हमारे बुक्स के अंदर अमाउंट जो है वो दिखने लगेगा। तो यहाँ पे कैरिंग अमाउंट का मतलब ये है आफ्टर एक्विजिशन वैल्यू। कैरिंग अमाउंट को अगर मैं डिफाइन करूं तो ये है आफ्टर एक्विजिशन एट फेयर वैल्यू। क्योंकि जो पुराने कंपनी के बुक्स के अंदर जो वैल्यूज है वो तो सब ये है, बराबर। तो अब समझिए कि अगर हमारा 40 रुपए का एसेट्स जिसको बढ़ाकर आपने 90 रुपीज कर दिया, इनकम टैक्स वाले ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट डिसअलाउ कर देते हैं। इनकम टैक्स वाले इस चीज को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते। इसलिए 50 रुपए से, ठीक है, 50 रुपए से यहां पर आपका डिफरेंस जो है वो जनरेट होगा। एक सेकेंड, तो अब यहाँ पे आपका डिफरेंस जो है वो क्या है? वो 50 रुपीज का डिफरेंस है। और ये 50 रुपए का डिफरेंस जो जनरेट हुआ है, इसके ऊपर 30% का टैक्स जो बनता है वो कितना होगा? जाहिर सी बात है 15 रुपए का यहां पर टैक्स बनता है। अब ये 15 रुपए दोस्तों यदि पॉजिटिव है तब तो ये डीटीए बन जाएगा, और नेगेटिव है तो ये डीटीएल बन जाएगा। अब कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव मतलब हमको गवर्नमेंट से ये लेना है 15 रुपीज, और नेगेटिव का मतलब हमको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो आप खुद सोच के देखो दोस्तों, आप खुद यहां पर सोच के देखिए कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बताइए, फ्यूचर में आप कहोगे डेप्रिसिएशन दीजिए गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपने इनकम टैक्स रिटर्न में कहोगे गिव अस डेप्रिसिएशन ऑफ 90 रुपीज, बट गवर्नमेंट क्या कहेगी? नो, वी विल अवार्ड डेप्रिसिएशन ऑफ 40 रुपीज ओनली। हम फेयर वैल्यू अलाउ नहीं करते। तो ये लीजिए आपका एडजस्टमेंट हो गया 15 रुपए, डीटीएल बन गया, डीटीएल बन जाएगा। ठीक है, तो डीटीएल बनेगा नेगेटिव, डीटीए बनेगा पॉजिटिव। ऐसे ही करते रहना आपको। आइए इंटेंजिबल एसेट्स की बात करते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स आपके बुक्स में 30 रुपीज के दिखेंगे,
जबकि टैक्स वाले इसका बेस क्या मानेंगे, वही आपका पुराना वाला 20 रुपीज वाला टैक्स बेस मानकर चलेंगे। तो ये लीजिए 20 रुपीज इंटेंजिबल एसेट्स का यहां पर टैक्स बेस क्या होगा, होगा सर ये कि कैरिंग वैल्यू जो है बुक्स में ज्यादा है, टैक्स वाले उसकी वैल्यू 20 रुपए ही मानते हैं, तो बुक्स वाले उसकी वैल्यू 30 रुपए मानते हैं। तो हम इंटेंजिबल एसेट्स को अमोर्टाइज करेंगे 30 रुपीज, बट गवर्नमेंट 30 रुपीज का अमोर्टाइजेशन हमें डिसअलाउ कर देगी, और अलाउ कितना करेगी, सिर्फ 20, सिर्फ 20। तो आप बताइए दोस्तों, फ्यूचर में क्या आपको 10 रुपए पर टैक्स देना नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा सर, 10 रुपए पर टैक्स देना पड़ेगा ना, है ना। तो 10 रुपए का 30%, 3 रुपया नेगेटिव टैक्स यहां पे हो जाता है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की। तो देखिए दोस्तों, इन्वेस्टमेंट्स की अगर अपन बात करें, इनकम टैक्स की नजर में इन्वेस्टमेंट 100 है और आपकी नजर में इन्वेस्टमेंट कितना है, 350। अगेन इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू हो गया दोस्तों। देखिए इसका फॉर्मूला मैं आपको बता सकता हूं कि भाई ये इससे ज्यादा हो तो आपको डीटीए बनाना, इससे ज्यादा हो तो डीटीएल बनाना, एक बार बट आप सोच के देखेंगे ना तो आपको रटने की दरकार नहीं पड़ेगी। समझिए, देखिए इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके 100 रुपीज के हैं, फेयर वैल्यू 350 है। इनकम टैक्स वाले बोलेंगे चाहे इनकी फेयर वैल्यू 100 की चाहे 1 लाख ही क्यों ना हो जाए, हमें उससे कोई लेना देना। आपने कितने में खरीदा था, 100 रुपए में, तो आपकी बुक वैल्यू जो है वही बेस मानी जाएगी, आप उसकी फेयर वैल्यू करेंगे, डिसअलाउ कर देंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो ऐसी कंडीशन में आपको यहां पर 250 रुपए का डिफरेंस जनरेट हो जाएगा, काफी बड़ा डिफरेंस। पता है फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में ये होगा जब भी आप इस इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे तो इन्वेस्टमेंट को बेचने के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, कैपिटल गेन देना पड़ेगा। यहां पे ये मत समझिएगा कि एसटीसीजी एलटीसीजी लगेगा सर, इंडेक्सेशन होगा, है ना, ये अकाउंट्स है, इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड हम 30% वाला टैक्स लेकर पूरा काम करते हैं। रियल लाइफ में क्या होता है, हर एक चीज की अलग अलग रेट जो है वो डिसाइड करी जाती है, उसके बेसिस पर काम होता है। अभी के लिए आप ये मानकर चलो कि एवरीथिंग इज टैक्सेबल विद अ फ्लैट रेट ऑफ 30%। तो सोचो, जो भी आपका प्रॉफिट होगा उसमें से कॉस्ट माइनस करोगे आप 100 रुपए इनकम टैक्स के हिसाब से, लेकिन आपका प्रॉफिट जो है वो 350 की कॉस्ट माइनस करने के बाद में आएगा। इसका मतलब आप बताइए दोस्तों, जब इनकम टैक्स 100 रुपीज के अलावा किसी और चीज को एंटरटेन ही नहीं करेगा, ठीक है, तो जो भी इनकम टैक्स वाले प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे वो प्रॉफिट आपका 250 रुपए से ज्यादा होगा। मतलब ये हो गया ना कि आपको फ्यूचर में 250 रुपए पर टैक्स देना है, सीधी सी बात है। फ्यूचर में आपको 250 रुपए पर टैक्स देना है कि नहीं देना? सर नहीं समझ में आया, दोबारा बताओ। देखो भाई, फ्यूचर के अंदर जब भी आप अपने इन्वेस्टमेंट बेचोगे, ठीक है, लेट से आपने 1000 रुपीज में इन्वेस्टमेंट बेचे, इनकम टैक्स वाले क्या बोलेंगे, आपको 900 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 900, क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट 100 रुपए है। लेकिन आप अकाउंट्स वाले हो, आप क्या कहोगे, नहीं 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट बेचा है, उसकी तो फेयर वैल्यू 350 थी, ठीक है, इसका मतलब हमको प्रॉफिट कितने का हुआ है, 1000 माइनस 350, दैट इज 650, बराबर। आप कह रहे हो 650 पे टैक्स लगाओ, इनकम टैक्स बोला नहीं मैं तो 900 पे टैक्स लगाऊंगा। तो 650 और 900 भी क्या हुआ डिफरेंस, 650 और 900 भी 250 ही डिफरेंस हुआ। तो यही बात है कि इनकम टैक्स वाले आपके इस कैरिंग अमाउंट को अलाउ ही नहीं करेंगे। तो जब आपके इस कैरिंग अमाउंट को अलाउ नहीं करेंगे तो फ्यूचर में आपको टैक्स 250 रुपए पर ज्यादा देना पड़ेगा। तो 250 मल्टीप्लाई बाई 30% विच इज 75 रुपीज, इतना टैक्स आपको फ्यूचर में ज्यादा देना पड़ेगा, बराबर। इन्वेंट्रीज में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ट्रेड रिसीवेबल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कैश में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, नॉन करंट एसेट्स में नहीं है, इंडेमनिफिकेशन एसेट्स में आ जाते हैं। देखिए दोस्तों, इंडेमनिफिकेशन एसेट्स की अगर अपन बात करें तो इसका फेयर वैल्यू है 1 रुपीज, इसमें और कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है ना इंडेमनिफिकेशन में। इंडेमनिफिकेशन एसेट्स का जो फेयर वैल्यू है वो है 1 रुपीज। तो आप क्या कर दीजिए, यहां पर कहाँ गया वो इंडेमनिफिकेशन एसेट्स, हाँ 1 करोड़ रिप्रेजेंट्स द एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू ऑफ द इंडेमनिफिकेशन एसेट्स। तो यहां पर ये 1 करोड़ रुपए का इंडेमनिफिकेशन आपको आपके अक्वायरी कंपनी से मिलने वाला है।
तो इसमें कोई वो नहीं है कि इनकम टैक्स की नज़र में ये 1 करोड़ रुपीस का कोई फेयर वैल्यू अलग होगा, क्योंकि जब तक इंडेमनिफिकेशन एसेट्स के रिगार्डिंग और कोई बात नहीं बताई जाती तब तक हम यही मानेंगे कि यही 1 करोड़ रुपए टैक्स वालों की भी वैल्यू है। तो टैक्स बेस भी इसका क्या होगा, 1 करोड़। इसका जो टैक्स बेस होगा वो 1 करोड़ होगा, राइट। तो अगर इसका टैक्स बेस 1 करोड़ हुआ तो डिफरेंस कुछ भी नहीं आया, ठीक है। टैक्स बेसिस का 1 करोड़ हुआ तो इसका डिफरेंस कुछ भी नहीं आया, तो नो डीटीए डीटीएल एडजस्टमेंट। अच्छा, उसके बाद में बोरोविंग्स की बात करें तो बोरोविंग्स के ऊपर क्या है, बोरोविंग्स में कोई, बोरोविंग तो आपकी लाइबिलिटी है, इसमें कोई चेंज नहीं है। ट्रेड पेबल की बात करें, इसमें भी कोई बात नहीं है। अच्छा, और उसके बाद में प्रोविजन फॉर वारंटीज जो है, इसके ऊपर भी कोई दिक्कत नहीं है। करंट टैक्स लाइबिलिटी है, इसके ऊपर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कंटिंजेंट लाइबिलिटी, हाँ जी, कंटिंजेंट लाइबिलिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो कंटिंजेंट लाइबिलिटी है इसका क्या करेंगे हम लोग, ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई, बराबर है कि नहीं। तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी के बारे में लिखते हैं अपने लोग। तब तक मैं आपको ये बता दूं कि जहां पे आपका डीटीए डीटीएल का कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, वहां पे आपका टैक्स बेस, सॉरी ये मैंने डैश डैश कर दिया गया, टैक्स बेस सेम ही है, मतलब इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब आपकी बुक्स में इन्वेंट्री 20 रुपए की, इनकम टैक्स वालों के लिए इन्वेंट्री 20 रुपए की, रिसीवेबल 20 के, ठीक है ना। ये सब चीजें जो है वो दोस्तों क्या है, सेम है, सेम। रीजन क्या है इनका, रीजन ये है कि इनमें अभी तक आपने कोई छेड़छाड़ नहीं की है बुक वैल्यू से, और ये तो नॉर्मल चीज, जैसे ट्रेड पेबल तो ट्रेड पेबल ही होता है, उसका कोई रिवैल्यूएशन थोड़ी ना करते हैं अपन, तो वो वाली बात हो गई यहाँ पर। तो यहाँ पर इन सारी चीजों में कोई भी कैलकुलेशन जो है वो नहीं हो रही है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हम, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, कंटिंजेंट लायबिलिटी जो कि 2.5 है ना। कंटिंजेंट लायबिलिटी का वर्किंग यहां पे मैं अलग से करता हूं। टोटल 2.5 है, जिसमें से 0.5 तो आपका लॉ सूट से रिलेटेड है, और 2.0 ये आपका इनकम टैक्स लायबिलिटी है। अब देखिए दोस्तों, डीटीएल का जो भी एडजस्टमेंट होगा, डेफर टैक्स का जो भी एडजस्टमेंट होगा, इस पे तो हम करेंगे ही करेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या 2.5 टोटल पे कर सकते हैं, मतलब यहां पे इसके ऊपर भी इनकम टैक्स का जो अमाउंट आ रहा है 2 रुपीज का, इसके ऊपर भी डेफर टैक्स की वर्किंग करेंगे क्या? द आंसर इज नो। कैसी बात कर रहे हो, टैक्स के ऊपर टैक्स लाइबिलिटी निकालेंगे आप, इनकम टैक्स के लाइबिलिटी पे ही डीटीए डीटीएल क्रिकेट करने की सोच रहे हैं क्या आप? तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? यहाँ पे काफी स्टूडेंट गलती कर देते हैं और 2.5 पे वो डीटीए डीटीएल का एडजस्टमेंट कर लेते हैं, तो गलत हो जाता है। अरे ये तो 2 रुपए तो खुद ही अपने आप में डेफर टैक्स लाइबिलिटी है, अगर फ्यूचर में आपको पे करना पड़ा तो 2 रुपए सरकार को पे करना ही पड़ेगा ना। और रही बात ये है कि इनकम टैक्स जो लाइबिलिटी है, राइट, इसका कोई टैक्स डिडक्शन मिलता है आपको? इनकम टैक्स लाइबिलिटी का कोई टैक्स डिडक्शन मिलता है क्या? जैसे सपोज करो आपको जब इनकम टैक्स में आपकी टैक्स कैलकुलेशन होती है, तो पीजीबीपी से, पीजीबीपी हेड में आपकी कैसे इनकम कैलकुलेट होती है, नेट प्रॉफिट, वो टैक्सेबल होता है सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स के एडजस्टमेंट, अलाउंसेस, डिसअलाउंसेस एटसेट्रा। या प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला फिगर टैक्सेबल होता है। कौन सा टैक्सेबल होता है बताइए, नंबर 1 या नंबर 2? सर कैसी बात करते हो, नेट प्रॉफिट तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स करने के बाद में आता है, तो टैक्स जो लगता है वो किसके ऊपर लगता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नंबर पे टैक्स लगाया जाता है। इसका मतलब क्या आपको टैक्स एक्सपेंसेस का भी डिडक्शन मिलता है क्या? जैसे कि मतलब आप जब पीजीबीपी हेड में कैलकुलेशन करेंगे, लेट से जीपी से आपने चालू किया, तो जीपी से आप क्या करेंगे, सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, सारे इनडायरेक्ट इनकम प्लस करेंगे। तो क्या इन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में टैक्स भी माइनस होता है? अरे टैक्स, टैक्स कैसे माइनस हो सकता है, टैक्स थोड़ी ना अलाउ होगा, टैक्स की तो कैलकुलेशन कर रहे हैं। सो इनकम टैक्स इज नॉट अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंसेस, इसकी टैक्स डिडक्शन नहीं मिलती है आपको। इसलिए मैं बता दूं क्लैरिफिकेशन के लिए
कि कंटिंजेंट लायबिलिटी 2.5 की है लेकिन डेफर्ड टैक्स एडजस्टमेंट सिर्फ 0.5 पे किए जाएंगे। आई होप बात समझ में आ गई हो। तो 2.5 ये जो है इसमें इनकम टैक्स की नजर में ये कंटिंजेंट लायबिलिटी मैं आपको बता दूं, वैसे भी इनकम टैक्स की नजर में इसका टैक्स बेस जो होगा वो 0 होगा। अब 0 क्यों होगा समझिए, इनकम टैक्स वाले किसी कंटिंजेंट लायबिलिटी का डिडक्शन नहीं देते हैं, जब होगा तब देंगे। तो आज आपने कहा सर मुझे 0.5 का डिडक्शन दो, ₹2 का तो आप मांग ही नहीं रहे हो, आज आपने कहा मुझे 0.5 का डिडक्शन दो, बट इनकम टैक्स क्या कहता है, नहीं हम आपको 0.5 का डिडक्शन नहीं देंगे। और जब फ्यूचर में ये लायबिलिटी आपकी आएगी तब आपको डिडक्शन मिल जाएगी। जब फ्यूचर में ये लायबिलिटी आएगी तो आपको डिडक्शन जो है वो दे दी जाएगी। तो बताइए दोस्तों, फ्यूचर में जब आपको डिडक्शन मिलेगी गवर्नमेंट से, जब आपको कुछ मिलेगा, बेनिफिट होगा ना फ्यूचर में, तो इस कंटिंजेंट लायबिलिटी पे डेफर्ड टैक्स असेट बनाऊं या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डिफरेंस तो 0.5 हो गया। देखिए ₹2 पे मत कर देना कुछ भी, इसलिए बार बार इसको मैं लिख के क्रॉस कर रहा हूं। तो 0.5 का 30% विच इज 7.5, राइट, 0.5 का नहीं 7.5 नहीं, 15 0.5 का 30% 15 हो गया, तो 0.15 हो जाएगा ये। एंड 0.15 इज डिफर्ड टैक्स असेट दोस्तों, असेट। अब आप कहोगे सर कि कंटिंजेंट लायबिलिटी इसका जो टैक्स बेस है, राइट, और इसका जो कैरिंग अमाउंट है, क्या है, टैक्स बेस इज लेस देन कैरिंग अमाउंट, या फिर वही बात कि कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस। तो कोई लायबिलिटी में ऐसा चीज आपको देखने को मिलता है तो वो डीटीए जनरेट करवाता है। अब ये तो फॉर्मूले हो गए, फॉर्मूले से काम नहीं करना चाहिए। आप सोच के देखिए कि आज दे आर डिसअलाउइंग 0.5 रुपीज का कंटिंजेंट लायबिलिटी इन योर बुक्स, है ना, इन योर बुक्स द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज डिसअलाउइंग दिस थिंग। 0.5 रुपीज को वो मान ही नहीं रहे, वो बोलेंगे नहीं हमारी नजर में कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं है। बट फ्यूचर में जब भी ये लायबिलिटी आएगी, आपको पता है आएगी तभी तो आपने बुक्स में रिकॉर्ड की है ना। हम बुक्स में इसलिए रिकॉर्ड करते हैं ताकि वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सही हो सके, उसकी उचित हो सके, और आपको पता है फ्यूचर में कुछ ना कुछ तो आने वाला ही है, 0.5 से ज्यादा भी हो सकता है। तो एक बार अपन 0.5 की बात करेंगे क्योंकि डेट ऑफ एक्विजिशन पर यही डेटा है, बाद में इसके अंदर चेंज होता रहेगा। तो 0.5 से ये कुछ भी हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, बात ये है कि इनकम टैक्स की नजर में अभी के लिए ये 0 है, लेकिन बाद में ये क्या हो जाएगा, जितनी भी लायबिलिटी आएगी उतना आपको वो डिडक्शन दे देंगे। तो फ्यूचर में टैक्स अलाउ करेंगे ना, मतलब फ्यूचर में डिडक्शन अलाउ करेंगे। तो फ्यूचर में बताइए जब डिडक्शन अलाउ होगी आपको टुडेस ट्रांजैक्शन के रेफरेंस में, तो फ्यूचर में आपकी टैक्स की सेविंग होगी, क्योंकि जो भी एक्सपेंसेस अलाउ होता है वो आपके प्रॉफिट को कम करता है, प्रॉफिट को कम करता है तो टैक्स भी कम होगा, और टैक्स कम होगा यानी फ्यूचर में जब टैक्स सेव होगा तो दैट इज नोन एज ना डेफर्ड टैक्स एसेट्स, यानी टैक्स जो है वो मैंने डेफर कर दिया और फ्यूचर में वो सेव होगा, इसलिए उसको एसेट बना दिया, इसलिए इसको हम कहते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट। तो देखिए दोस्तों, इस पूरे क्वेश्चन में कहां कहां आपको ध्यान रखना है, नंबर 1 ये वाले पॉइंट पे, नंबर 2 ये वाले पॉइंट पे, और नंबर 3 ये वाले पॉइंट पे, एंड स्पेशली नंबर 4 ये वाले पॉइंट पे। तो कुल मिलाकर अगर बात करी जाए तो नेट एडजस्टमेंट डेफर्ड टैक्स में कितने का हुआ, टोटल कर लीजिए, 15, 3 और 75, 15, 3 और 75, ये हो गया 93 रुपीज। 93 में से 0.15 माइनस कर दीजिए, ये होगा 92.85, 92.85 का डेफर्ड टैक्स एडजस्टमेंट हो रहा है। सॉरी, ठीक है। तो जब 92.85 का डेफर्ड टैक्स एडजस्टमेंट हो रहा है तो ये 92.85 क्या बन रहा है, DTL। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, डेफर्ड टैक्स एडजस्टमेंट में DTL नीड्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड विच इज 92.85। तो जो आपकी एसेट्स है वो अब थोड़ी और डाउन हो जाएगी, है ना, 461 की जो एसेट्स है वो कितनी हो जाएगी अब 92.85 से कम। तो ये होता है अपना 368.15।
368.15। बताइए क्या आपको नेट एसेट्स समझ में आया कि नहीं आया? 368.15। सॉरी, ये 15 नहीं, 65। 15 गलती से लिख दिया, 65। 368.65, ठीक है। तो ये अपना नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स हो गया 368.65। आई होप अब आपको यहां पर कोई दिक्कत यहां तक तो नहीं हुई होगी, स्पेशली डेफर्ड टैक्स के एडजस्टमेंट जो मैंने आपको अच्छे से बता दिए, है ना। तो ये आपके डेफर्ड टैक्स का वर्किंग नोट हो गया। कैलकुलेशन ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स एंड डेफर्ड टैक्स इफेक्ट्स, ये डेफर्ड टैक्स इफेक्ट्स का कैलकुलेशन और आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स का कैलकुलेशन। नाउ अब जो है दूसरी कैलकुलेशन होती है, बेसिकली वर्किंग नोट इसको क्यों कहें आप, ये तो मेन सोल्यूशन का ही पार्ट हो जाएगा, जो कि है गुडविल। गुडविल कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, है ना, गुडविल को हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, इसका वर्किंग नोट। तो सर जी गुडविल कैसे रिकॉग्नाइज होती है, वही कंसीडरेशन सिंस स्टेप एक्विजिशन है तो दो प्रकार के स्टेप होंगे। स्टेप नंबर 1 में आपने कितना एक्वायर किया था, और डेट ऑफ एक्विजिशन क्या कंसिडर करेंगे इसके रिगार्डिंग? डेट ऑफ एक्विजिशन आप कंसिडर करेंगे 1 जनवरी 20x7। 1 जनवरी x7, क्योंकि स्टेप 2 पे ही कंट्रोल आ रहा है तो यही आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन है। तो स्टेप 1 पे जो आपने 15% इक्विटी स्टेक परचेज किया था, इसका आपको फेयर वैल्यू लेना पड़ेगा। स्टेप 1 पे आपने जो 15% इक्विटी स्टेक परचेज किया था, इसका आपको फेयर वैल्यू लेना पड़ेगा। तो कैसे, ये देखिए, द शेयर्स वर परचेज बेस्ड ऑन द कोटेड प्राइस ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, और हमने 15% स्टेक परचेज किया ना, ठीक बात है। टोटल शेयर्स इसके कितने हैं, देखिए, ये कंपनी के, इस कंपनी के शेयर कैपिटल की अगर अपन बात करें तो इसकी फेस वैल्यू जो है वो 100 रुपए है, मतलब 12 करोड़ डिवाइडेड बाई 100, राइट। ये हो गए नंबर ऑफ शेयर्स, 12 करोड़ डिवाइडेड बाई 100 और मल्टीप्लाई बाई 15%। ये मेरा फर्स्ट एक्विजिशन में नंबर ऑफ शेयर्स आ गया। इतना कैलकुलेशन करने से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। ठीक है भाई, ये नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। अब क्या करना है, अब करना ये है कि इन नंबर ऑफ शेयर्स की आज की फेयर वैल्यू देखनी है। तो आप देख लीजिए, ये कंपनी जो है, इसके डेट ऑफ एक्विजिशन वाले दिन वो दे रखा है ना, ये देखिए 1 जनवरी 2000x7 को 395 हर एक शेयर का कीमत है इसका। तो ये लीजिए 395 एक शेयर की कीमत है। तो स्टेप 1 पे जो 15% एक्विजिशन किया था, मैं उसकी फेयर वैल्यू निकाल चुका हूं। 15% इंटू 12/100 मल्टीप्लाई बाई 395, ऑल द कंसिडरेशन विल बी इन करोड्स। ये 711 करोड़ का। बैलेंस शीट कैसे है, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, करोड़ में बैलेंस शीट है ना। तो हम एक सेकेंड ना, हाँ हाँ जी। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका जो 7.11 करोड़ का कंसिडरेशन है, ये तो अपना आ ही चुका है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद में जो स्टेप 2 की बात करेंगे अपन, तो जो 12 करोड़ रुपए के शेयर हैं, 100 रुपए का एक शेयर हो गया, तो उसका 45% आप एक्वायर कर रहे हो। तो ये होता है आपका नंबर ऑफ शेयर्स में 0.054।
अब यहां पर क्वेश्चन में कहा गया है कि जो आप शेयर एक्वायर कर रहे हो, ये एडिशनल स्टेक कैसे एक्वायर कर रहे हो? शेयर एक्सचेंज माध्यम से। शेयर एक्सचेंज मतलब आप सामने वाले कंपनी के शेयर ले रहे हो और अपने कंपनी के शेयर उसको दे रहे हो, तो हो गया एक्सचेंज। ये कैसे हो रहा है? हर 2 शेयर के बदले 1 शेयर। तो यहां पर देखिए, हर 2 शेयर के बदले 1 शेयर। तो जब आप हर 2 शेयर के बदले 1 शेयर दे रहे हो और आपके शेयर की कीमत क्या है? 10,000, यानी आप अपने कंपनी के इतने नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर रहे हो 10,000 रुपीज में। कितने रुपए में? 10,000 रुपीज में। तो ये हो गया 270 करोड़ रुपए का कंसिडरेशन। फिर देखिए, फिर आपने सीधा सीधा दे रखा है यहाँ पे कि कैश दे दिया 50 करोड़ रुपए, और कंटिंजेंट कंसिडरेशन आपको पता ही है कि फेयर वैल्यू पे आता है, तो वो आ गया आपका 22। टोटल कंसिडरेशन जो है वो 349.11 का बना। एनसीआई जो है 368.65 का 40%, क्योंकि 45 + 15 आपके पास में है तो एनसीआई के पास में 40 हो जाएगा। एनसीआई का हिस्सा होता है इतना 147.46। सब टोटल आने के बाद में टोटल आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स को माइनस किया और गुडविल आ गई। ठीक है, तो ये सिंपल सा काम हो गया गुडविल तो कैलकुलेट करना। अब समझिए, यहां पर जो मेन काम है ना इस क्वेश्चन का, वो है ये मेजरमेंट पीरियड का एडजस्टमेंट। मेजरमेंट विंडो है, मेजरमेंट विंडो पीरियड जो आपको मिला है जनवरी x7 से 1 साल का समय है आपके पास में। इसमें कोई इंफॉर्मेशन आपको मिलती है तो काम बन जाएगा आपका। बट ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ये जो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, ये इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्विजिशन डेट होनी चाहिए। जैसे कि इन्होंने कहा है कि 31 मई को जो भी कस्टमर रिलेशनशिप है उनकी वैल्यू 3.5 करोड़ है, और ये बिलोंग कब करते हैं? एक्विजिशन डेट को ही बिलोंग करते हैं। 1 जनवरी को ही ये कस्टमर रिलेशनशिप थे, बट मैंने इनको रिकॉर्ड नहीं किया। रिकॉर्ड नहीं किया तो अब रिकॉर्ड करूंगा। तो देखिए, मुझे कस्टमर रिलेशनशिप को रिकॉर्ड करना है, और जब मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा तो आपको पता है मेरी एसेट्स बढ़ जाएगी। माई एसेट्स विल इंक्रीज 3.5 करोड़ से। अब डिक्रीज किसको करें? तो जरूरी नहीं सर कि कोई चीज बढ़े तो आपको कोई चीज को डिक्रीज ही करना है, मतलब एक एंट्री पास कर रहा हूं मैं, बट आप खुद सोच के देखिए। आप इस एंट्री को मत ध्यान रखिए कि मैंने क्या एंट्री पास करी। ठीक है, मैं तो आपको बता रहा हूं कि 3.5 करोड़ की एसेट बढ़ने से क्या होगा। सर देखिए, 3.5 करोड़ की एसेट बढ़ने से एनसीआई की हिस्सेदारी भी तो 40% है इसमें, तो वो भी तो बढ़ जाएगी। हाँ सर, वो भी बढ़ जाएगी। एनसीआई की 40% हिस्सेदारी जो बनती है 3.5 करोड़ का 1.4, तो फिर 60% सर आपका हिस्सा है, 2.1 करोड़ आपका हिस्सा बढ़ेगा, लेकिन वो क्या बढ़ेगा? ठीक है, मतलब आपके हिस्से में ये 2.1 करोड़ को कैसे दिखाएंगे? तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको समझाने के लिए एक बार फिर से गुडविल की कैलकुलेशन करता हूं। आपको नहीं करनी है एग्जाम में दोबारा, फिर से गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, कंसिडरेशन सेम रहेगा, शेयर एक्सचेंज सेम रहेगा, कैश सेम रहेगा, कंटिजेंट कंसिडरेशन सेम रहेगा। ठीक है, टोटल 349.11 पे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। हाँ, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आपका बदल जाएगा, क्योंकि अभी आपकी आइडेंटिफाइबल नेट एसेट जो है वो पहले 368.65 थी, अब वो 3.5 से बढ़ गई। तो एनसीआई में जो हिस्सेदारी होगी वो इसी का तो 40% होगा। हाँ सर, इसका ही 40% होगा। टोटल ये आ जाएगा। आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स आपकी चेंज हो गई है, 348.86 हो चुकी है अभी, सॉरी नहीं नहीं, ये गलत लिख दिया शायद मैंने। ठीक है ना, 368.65 + 3.5, ये 372.15 है। आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स 372.15 है। हाँ, तो अब गुडविल निकालिए। 497.97 माइनस 372.15, गुडविल आती है 125.82। 125.82, ठीक है ना, क्योंकि आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स आपकी कितनी है? 368.65 + 3.5 विच इज 372.50। अच्छा, तो ये गुडविल हो गई 125.82 की गुडविल हो गई। अब समझिए, 125.82 की गुडविल हो गई। आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स पहले कितने थे? ये गलत लिख दिया शायद मैंने। आइडेंटिफाइबल नेट एसेट जो है वो कितने थे पहले? 368.65, 368.65। अब कितने हो गए? 372.15।
372.15। एनसीआई पहले कितना था सर जी? एनसीआई पहले था 147.46। 147.46 कितना चेंज आ गया? ठीक है, चेंज तो देख लीजिए, नेट एसेट्स में चेंज हुआ है, आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स में 3.5 प्लस पॉजिटिव चेंज हुआ। एनसीआई 147.46 माइनस 148.86, 1.4 रुपीज का एनसीआई जो है ये भी बढ़ा है। ठीक है, और गुडविल देखिए दोस्तों कम हो गई, 127.92 माइनस 125.82, कितने रुपए से? 2.1 से कम हो गई, डाउन। अब समझिएगा आइडेंटिफाइबल नेट एसेट 3.5 से क्यों बढ़े हैं? क्योंकि एक असेट्स कस्टमर रिलेशनशिप नाम से बुक हो गया, कस्टमर रिलेशनशिप नाम से असेट बुक हो गया। तो देखिए दोस्तों, जब असेट ज्यादा बुक होंगे, जितने आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स बुक होंगे उतनी गुडविल की वैल्यू तो कम ही होगी ना। जैसे सपोज करो आपकी एसेट्स है 0, तो गुडविल आ रही है लेट से ₹10,000, लेकिन जब आपकी एसेट्स मान लीजिए 10,000 है तो गुडविल 0 हो जाएगी। मतलब सीधी सी बात है कि अगर कोई कंपनी का एसेट्स है वो है 10,000, ठीक है, और आपने पीसी कितना पे किया? 18,000, तो गुडविल कितनी होगी? 8,000 होगी। ठीक है, और ये एसेट्स मतलब नेट मान लीजिए, नेट एसेट्स है। अब मैं ये कह दूं कि नहीं, आपके नेट एसेट 10 नहीं है बल्कि नेट एसेट्स आपके 12,000 है, 2,000 कस्टमर रिलेशनशिप बाद में मिला, कुछ भी मिल सकता है, तो पीसी तो वही रहा, तो गुडविल कितनी हो गई? 6। इसका मतलब अगर आपके एसेट्स आइडेंटिफाइबल बढ़ जाते हैं तो अनआइडेंटिफाइबल एसेट्स आपके रिड्यूस हो जाएंगे, तो गुडविल पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। समझ गए ना मेरी बात? ये बात सिर्फ समझाने के लिए बताई थी, इसको एग्जाम में प्रेजेंट नहीं करना, ताकि मैं इसको ये बता सकूं कि इस एंट्री में यहां पर मुझे 2 गुडविल लिखनी है, क्योंकि कुछ लोगों को ये बात नहीं समझ में आती कि सर गुडविल कैसे लिख दिया, है ना। तो एंट्री क्या हो जाएगी? मेजरमेंट विंडो पीरियड में एडजस्टमेंट की कस्टमर रिलेशनशिप 3.5 करोड़ से बढ़ाइए, एनसीआई 1.4 से बढ़ाइए और गुडविल को 2.1 से गिरा दीजिए। ये हो गया आपका क्वेश्चन दोस्तों। और रही बात ये कि यहां पर कस्टमर रिलेशनशिप की वैल्यू जो है देखो 3.5 करोड़ से वो बढ़ गई है, कितने करोड़ रुपए हो गई है? 4 करोड़। बट ये कैसे हुआ है? ये 4 करोड़ रुपए की वैल्यू कैसे हुई है पता है? ये 4 करोड़ रुपए की वैल्यू एडिशनल कस्टमर रिलेशनशिप जो है वो आपके ड्यूरिंग द ईयर डेवलप है उसका है, तो हम इसकी बात नहीं करेंगे, इससे हम कभी भी रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट नहीं लेंगे। ये मेजरमेंट विंडो का एडजस्टमेंट नहीं है, क्योंकि ये एडिशनल कस्टमर है, बाद में ये पोस्ट एक्विजिशन का ही पीरियड है जो 1 जनवरी को बिलोंग नहीं करता। अब आपके मन में ये बात भी आई होगी कि ये सर कस्टमर रिलेशनशिप आपने एसेट रिकॉर्ड किया तो इस पर डेफर्ड टैक्स इंपैक्ट भी आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, बट इन्होंने कह दिया कि डेफर्ड टैक्स इंपैक्ट आपको ध्यान नहीं रखना, देयर इज नो इंपैक्ट ऑफ इनकम टैक्सेस ऑन कस्टमर रिलेशनशिप। ठीक है, तो जब इसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होगा तो डेफर्ड टैक्सेस का कुछ एडजस्टमेंट नहीं होने वाला। तो देखिए दोस्तों, न्यूमेरिकली क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपको हर एक नंबर के ऊपर कंफर्ट आ गया, बट एज फार एज द थियोरेटिकल पार्ट इज कंसर्न, उसके लिए अब देखो इसका प्रेजेंटेशन चेक करो आप, इसका आंसर का देखिए प्रेजेंटेशन में हर एक पॉइंट के ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन देना है जैसा कि इन्होंने मांगा है। सबसे पहले वो लीज वाला पॉइंट, इवन दो इसको प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं करना, बट इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। लिखना क्या पड़ेगा कि ये जो लीज का क्लासिफिकेशन है, मैं आपको बता दूं, लीज का क्लासिफिकेशन अब ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग तो बंद हो गया, तो ये पॉइंट अब इस क्वेश्चन के लिए वैलिड नहीं रहा, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा है तो हम इस पॉइंट के चलते क्वेश्चन तो नहीं छोड़ सकते, क्वेश्चन तो करेंगे। तो इसलिए कहता है एज एन ओनली एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, और ये सब चीजों को आप पढ़ लीजिए, चाहे डेजिग्नेशन ऑफ एसेट दे एग्जिस्ट एट द एक्विजिशन डेट इज दैट फॉर लीज कॉन्ट्रैक्ट एंड इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्लासिफिकेशन विच विल बी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशन एग्जिस्टिंग एट इंसेप्शन एंड नॉट ऑन एक्विजिशन डेट। तो यानी जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन होगी लीज की, वो
इंसेप्शन डेट के हिसाब से ही तय करी जाएगी, एक्विजिशन डेट के हिसाब से तय नहीं करी जाएगी। ये उसका पुराना आंसर हुआ करता था। बट अब वैसे इंसेप्शन और एक्विजिशन डेट कर अगर आपकी कोई अलग अलग टर्म्स कंडीशन भी होती है तो भी क्लासिफिकेशन तो चेंज नहीं होगा। वैल्यू में भले कुछ चेंज आ जाए, आरओयू एसेट्स लाइबिलिटीज मॉडिफिकेशन की वजह से बदल सकती है, घट सकती है, बढ़ सकती है, बट लीज तो हमेशा एक ही रहेगी। आरओयू लीज कहती है, आजकल तो सारी की सारी लीज आरओयू रहती है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपको ये वाले स्टाइल में ना देते हुए आपको क्या करना है, अगर ये क्वेश्चन मान लीजिए रिपीट होता है तो आपको ये लिखना है कि आफ्टर enactment of Ind AS 116 there is no concept of operating or financing lease, hence no adjustment is required with respect to changed circumstances as on the date of acquisition। ठीक है, तो यहां पे भी अपने को कुछ लिखना पड़ेगा। हालांकि ये वो लोग नहीं देंगे क्योंकि जो स्टैंडर्ड अब रहा ही नहीं है तो उसके बारे में सवाल कैसे पूछा जा सकता है, तो वो वाली बात है। सेकंड वाली बात, सेकंड में इन्होंने ये बता दिया अपना पूरा इंड AS 37 और बिजनेस कॉम्बिनेशन का प्रोविजन बताया कि वो कंटिंजेंट लायबिलिटी 2.5 करोड़ की है ना, उसमें से प्रोबेबिलिटी तो उसकी नहीं है रिसोर्सेज के आउटफ्लो होने की, बट हमने उसको स्टिल रिकॉर्ड किया बिकॉज 103 में उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। एज वेल एज 1 करोड़ का इंडेमनिफिकेशन एसेट्स है, उसके ऊपर भी इन्होंने कुछ लिखा है। तो मतलब ऐसे आपको भी प्रेजेंट करना है दोस्तों, नहीं तो ना स्टेप में नंबर चले जाएंगे अपने। एक साइड में हमने इतनी मेहनत करके पूरा क्वेश्चन अच्छे से किया, सॉल्व हुआ, करेक्ट भी हुआ, बट हम अगर ये प्रेजेंट नहीं करेंगे तो फिर अपने नंबर कटेंगे। फिर बाद में कहता है कि नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल जो है वो 105 के हिसाब से वो एकदम सही अमाउंट पे है, तो इसमें आपको कोई एडजस्टमेंट करना ही नहीं है ना। मैंने आपको बताया था कि एनसीए जो हेल्ड फॉर सेल है वो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे दिखाई जाती है, तो ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे ही है, इसलिए कोई एडजस्टमेंट की दरकार नहीं है, इसलिए तीसरा नोट भी इन्होंने दिया। फिर बाद में इन्होंने कंसिडरेशन की कैलकुलेशन करी, ठीक है, ये कंसिडरेशन ऐसे आया। फिर बाद में इन्होंने अपनी वो वाली कैलकुलेशन कर ली, डेफर टैक्स वाली कैलकुलेशन। फिर इन्होंने नेट एसेट्स की, आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स की अलग से भी कैलकुलेशन कर ली, तो इसको अलग से कैलकुलेट करने की कोई दरकार नहीं है दोस्तों, इसी वर्किंग नोट के अंदर आप कर सकते हैं। दो दो जगह नंबर कभी नहीं मिलते आपको, ठीक है। यहाँ पे ये डेफर टैक्स लायबिलिटी के नंबर देंगे, यहाँ पे आपको नेट एसेट्स के दे देंगे। आपने एक जगह बनाया तो दोनों का मिल जाएगा, इसलिए देखिए अपना प्रेजेंटेशन स्मार्ट होना चाहिए। तो मैंने एक ही वर्किंग नोट में दो चीज को प्रेजेंट किया। यहाँ पे आप नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स भी देख पा रहे हो और डीटीएल की कैलकुलेशन भी देख पा रहे हो। तो एग्जामिनर जो है वो नंबर्स कंट्रोल टोटल नंबर्स पे नंबर देता है, तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई नंबर ऐसे असत नहीं कटेंगे, ठीक है। फिर एनसीआई का कैलकुलेशन अलग से किया और गुडविल का कैलकुलेशन अलग से किया, हमने इसको उस वर्किंग नोट में किया है। ये डिपेंड नहीं करता कि आप कितने नंबर ऑफ वर्किंग नोट्स बना रहे हो, देखिए दोस्तों निर्भर करता है कि आप हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, हर एक नंबर कैसे कैसे आया, हर एक चीज आपके आंसर में होनी चाहिए। फिर बात इंपॉर्टेंट ये कि जो बाद में बिजनेस कॉम्बिनेशन के बाद में ये जो हमारा मेजरमेंट पीरियड है, इस मेजरमेंट पीरियड की इन्होंने पूरी बहुत बड़ी सारी थ्योरी दी है, पूरी की पूरी थ्योरी बता दी, पूरा का पूरा यहाँ पे इन्होंने प्रोविजन उतार दिया और इसका एडजस्टमेंट कर दिया। ये देखिए कस्टमर रिलेशनशिप टू एनसीआई टू गुडविल, ठीक है। तो अब जब कस्टमर रिलेशनशिप जो एनसीआई और गुडविल में एडजस्ट हुआ है, इसका इन्होंने पहले पूरा प्रोविजन एक्सप्लेन किया और ये भी बताया कि जो एक्स्ट्रा जो 3.5 से फिर वो 4 करोड़ हुआ है ना, उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं किया जाएगा क्योंकि वो बाद का एडजस्टमेंट है, वो डेट ऑफ एक्विजिशन को बिलोंग नहीं करता। ये पूरी बात इन्होंने यहाँ पे लिखी। और कंटिजेंट कंसिडरेशन की भी फेयर वैल्यू चेंज हुई है, देखेंगे अगर आप क्वेश्चन में दिया गया है जो कंटिजेंट कंसिडरेशन 22 था वो अभी 23 हो गया, तो 22 से 23 एक का चेंज आया ना, तो ये आपकी गुडविल या रिट्रोस्पेक्टिव एनसीआई की वर्किंग पे कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा, बल्कि ये पोस्ट एक्विजिशन एडजस्टमेंट है और ये 1 करोड़ रुपए हम फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल ही बुक करेंगे, एफवीटीपीएल बुक करेंगे। तो दिस वाज द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ इंड AS 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और होमवर्क में देता हूं, इसके जैसा ही थोड़ा बहुत, बट नॉट लाइक दैट एग्जैक्टली, वो आइए आप इलस्ट्रेशन में, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इसके बाद में हम ये वाला करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 40, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 40 आप करेंगे, जितना भी आपसे हो सके आप इसको करने की कोशिश करिएगा, बाकी का मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।